जय हिंद बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नए सीरीज में आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम गॉस का अनुप्रयोग तथा उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम गॉस के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। अच्छा, गॉस का जो उपयोग है, जो गॉस का अनुप्रयोग है, उसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया जाता है। तो अब हम इसके पहले अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। पहला अनुप्रयोग है किसी अनंत लंबाई के तार पर एक समान रूप से वितरित आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी अनंत लंबाई के तार पर एक समान रूप से वितरित आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, इस डेरिवेशन को करने से पहले हम कुछ इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, इस डेरिवेशन को करने से पहले हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर ये एक तार है, और इस पर प्लस क्यू चार्ज वितरित है, ये एक तार है और इस पर प्लस क्यू आवेश वितरित हैं, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों तरफ इस प्रकार से निकलेगा, इस प्रकार से। अच्छा, हम इसे मान लेते हैं, इस पे चार्ज क्यू वितरित है। यदि हम इस पे थोड़ा सा अल्पांश काटें तो थोड़ा सा अल्पांश चार्ज होगा डी क्यू। इस पे यदि थोड़ा सा अल्पांश लें, इस पे अल्पांश चार्ज होगा डी क्यू। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा, ये पहला डी क्यू पहला अल्पांश है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, और ये दूसरा अल्पांश है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा। यदि इसका घटक लिया जाए E1 और E2 दोनों थीटा कोण पे कार्य कर रहे हैं, तो इसका यदि घटक लिया जाए तो इसका एक घटक होगा E1 साइन थीटा और दूसरा घटक होगा E1 कॉस थीटा। इसका यदि घटक लिया जाए, अच्छा घटक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं और ये एंगल पे कार्य कर रहे हैं। इसका एक कंपोनेंट होगा E2 साइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा E2 कॉस थीटा। अच्छा, E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा दोनों परिमाण में बराबर और प्रकृति में विपरीत के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा के कारण होगा। इसलिए अगर एक तार पर एक समान रूप से चार्ज वितरित है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस प्रकार से होगा। ये एक वायर है, अगर चार्ज इस पर प्लस क्यू आवेश वितरित है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे दोनों तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। और यदि निगेटिव चार्ज है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये ध्यान रहे कि अगर किसी इनफाइनाइट वायर पे इस प्रकार से चार्ज वितरित है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों दिशा में इस प्रकार से होगा। अब इसमें हम एक फार्मूला निकाल लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। रेखीय आवेश घनत्व का परिभाषा बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर का पूछा जाता है। और ये रेखीय आवेश घनत्व का उपयोग इस वाले डेरिवेशन में हमें करना है, जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं।
तो एक वायर है, हम मान लेते हैं इसका जो लेंथ है, लंबाई इसका L है और इस पर चार्ज Q है। तो हम लिख सकते हैं कि तार के L लंबाई पर स्थित आवेश, तार के L लंबाई पर स्थित आवेश Q है। तो तार के एकांक लंबाई पर स्थित आवेश होगा Q अपान L। तार के L लंबाई पर स्थित आवेश Q है, तो तार के एकांक लंबाई पर स्थित आवेश कितना होगा, Q अपान L। तो तार के एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। लेमडा इक्वल टू क्या होगा, Q अपान L। तो किसी तार के एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को इंग्लिश में लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ये क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व किसी तार के एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। इसका जो मात्रक होगा, आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक होगा मीटर। आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर। तो रेखीय आवेश घनत्व का जो मात्रक होगा कूलाम बटे मीटर होगा। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। या एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। ये परिभाषा पूछता भी है 1-2 नंबर में। हम इसका परिभाषा लिख देते हैं। किसी तार के एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी तार के एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। लेमडा बराबर होगा Q अपान L। लेमडा बराबर क्या होगा, Q अपान L। मात्रक हम लिखा ही चुके हैं, कूलाम बटे मीटर। अब हम डेरिवेशन कर लेते हैं कि किसी अनंत लंबाई के तार पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ये एक वायर है और ये वायर इनफाइनाइट लंबाई का है। इस पर प्लस Q चार्ज वितरित है। इससे R दूरी बिंदु P पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अच्छा, ये इसमें ध्यान रहे कि ये जो इनफाइनाइट लेंथ है, ये इनफाइनाइट लेंथ है इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में। इस दूरी की अपेक्षा में ये तार अनंत है। ऐसा नहीं है कि तार बहुत ज्यादा बड़ा है, वो सिर्फ इस वाले डिस्टेंस की अपेक्षा ये तार बड़ा है और काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए इनफाइनाइट बोला गया है। अगर ये मिलीमीटर में होगा, ये वायर मीटर में होगा बस। जैसे यदि काफी बड़ा वायर हो, जैसे ये एक वायर है
वायर के जस्ट इसके निकट यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालें तो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये मार्कर क्या है, इनफाइनाइट है। तो इस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और इस तार पर जो चार्ज वितरित है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ऐसे होगा, दोनों दिशा में इस प्रकार से होगा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा वो दोनों दिशा में इस प्रकार से होगा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा वो दोनों दिशा में इस प्रकार से होगा। अब हमें बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बिंदु P से होते हुए हमें गॉसियन पृष्ठ बनाना है, क्योंकि यदि हमें गॉस का नियम लगाना है तो इस चार्ज को गॉसियन पृष्ठ के अंदर बंद करना पड़ेगा, तभी नियम अप्लाई होगा। और इस पर हम मान लेते हैं चार्ज कितना वितरित है, +q। तो बिंदु P से होते हुए हम क्या बनाएंगे, बिंदु P से होते हुए हम एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग जो गॉसियन पृष्ठ लिया जाएगा वो बेलनाकार लिया जाएगा। अच्छा, किस पृष्ठ के अकॉर्डिंग कौन सा गॉसियन पृष्ठ लिया जाएगा, ये जो टीचर पढ़ाएंगे वही बताएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग या अपने अनुसार गॉसियन पृष्ठ नहीं बनाना है, टीचर की सहायता इसमें और जरूर लेना है। तो अगर एक वायर है और इसमें एक समान रूप से चार्ज वितरित हैं, तो इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें गॉसियन पृष्ठ इसके अकॉर्डिंग जो होगा वो बेलनाकार होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो कैसे होगा, बेलनाकार। गॉसियन पृष्ठ कैसे होगा, बेलनाकार। और बिंदु P पे हमें क्या निकालना है, r दूरी बिंदु P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार है। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें 3 सरफेस बन रहा है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। तो इसके अकॉर्डिंग जो एरिया वेक्टर होगा बेलनाकार पृष्ठ में, बेलनाकार भाग में 3 पृष्ठ होगा, एक ये वक्रित भाग और एक नीचे वाला भाग और ये ऊपर वाला भाग। तो ये पहला पृष्ठ है और ये दूसरा पृष्ठ है, ये तीसरा पृष्ठ है। तो हम मान लेते हैं इसका जो इसका क्षेत्रफल ये है, तो अल्पांश क्षेत्रफल कितना होगा, dA, और एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इस प्रकार होगा। ये इसका एरिया वेक्टर है। इसके अकॉर्डिंग हम एरिया वेक्टर लें, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, और इसके अकॉर्डिंग यदि हम एरिया वेक्टर लें तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, एरिया वेक्टर डायरेक्शन ये होगा। तो इसमें हम फ्लक्स 2 प्रकार से निकालेंगे, एक फ्लक्स की परिभाषा से और एक गॉस के नियम से। तो फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा, फाई नेट इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, फाई नेट इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो फाई नेट इक्वल टू φ1 पहले पृष्ठ के लिए जो फ्लक्स होगा वो dA cos थीटा। अच्छा, हम यदि अल्पांश के लिए फ्लक्स का मान निकाल लें और इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरे पृष्ठ की वजह से फ्लक्स मिल जाएगा। तो ये अल्पांश की वजह से फ्लक्स है और इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पूरे पृष्ठ की वजह से फ्लक्स मिल जाएगा। इसी प्रकार इंटीग्रेशन EdA cos थीटा, ये पहले पृष्ठ के लिए है, पृष्ठ 1, ये पहले पृष्ठ के लिए है और ये दूसरे पृष्ठ के लिए है। इसी प्रकार, अच्छा, बंद पृष्ठ के लिए हो रहा है इसलिए समाकलन हम बंद पृष्ठ के लिए इसमें इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करेंगे। ये होगा EdA cos थीटा, EdA cos थीटा।
तो ये पहले पृष्ठ के लिए है, ये दूसरे पृष्ठ के लिए और ये तीसरे पृष्ठ के लिए। अच्छा, पहले पृष्ठ में यदि देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो डायरेक्शन है वो थीटा इक्वल टू इसमें 90 डिग्री है। और दूसरे पृष्ठ के लिए देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो डायरेक्शन है वो थीटा इक्वल टू 0 है। और तीसरे पृष्ठ के लिए अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन वो है। तो थीटा इसमें कितना है? थीटा इसमें 90 डिग्री है। तो फाई नेट इक्वल टू, इसमें यदि थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, 0 प्लस इसमें यदि 0 रखेंगे तो इंटीग्रेशन ई डी ए कास 0 प्लस इसमें यदि 90 डिग्री रखेंगे ये 0 हो जाएगा। तो फाई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कास 0 का मान 1 होगा तो कितना आएगा ई डी ए। अच्छा, इस बेलनाकार पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान समान होगा, क्योंकि तार से पृष्ठ की दूरी कितना है r, तो हर जगह डिस्टेंस r है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा? समान होगा। तो फाई नेट इक्वल टू, जब इलेक्ट्रिक फील्ड समान होगा तो इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और इंटीग्रेशन कितना किसका होगा? डी ए का। तो फाई नेट इक्वल टू ये हो जाएगा ई इंटू ए। अब इस बेलनाकार पृष्ठ का यदि हम एरिया निकालने, ये एक पेपर है, यदि हम इसे बेलनाकार आकार में मोड़ दें, ये बेलनाकार आकार है और इसी में हम वायर को डाल दें, इसी में वायर को डाल दें, और इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ यल है। जो बेलन है गॉसियन पृष्ठ, इसका हम लेंथ मान लेते हैं यल है। अच्छा, ये कि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ये जो हम इसमें बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ माने हैं, इमेजिन किए हैं। इसका लेंथ कितना है? यल। और इसका जो ये वाला पृष्ठ है, इसकी जो लंबाई होगी इसकी परिधि के बराबर होगा, और इसका जो परिधि होगा वो 2 पाई आर होगा। ये 2 पाई आर है और ये कितना है? यल। यदि हम इसे खोल देंगे तो ये एक आयत बन गया। ये लेंथ है 2 पाई आर और ये लेंथ है यल। अब ये आयत बन गया, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होगा क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई। और यही जो क्षेत्रफल है ये बेलन का क्षेत्रफल होगा। यदि हम इसे खोल देंगे तो आयत बन जाएगा, और आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, और यही बेलन का क्या होगा? क्षेत्रफल। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल होगा फाई नेट इक्वल टू ई गुणे 2 पाई आर यल, समीकरण 1। ये हम जो फ्लक्स का मान निकाले हैं, ये फ्लक्स की परिभाषा से निकाले हैं, ई फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा से। अब हम इसमें फ्लक्स का मान निकालते हैं गॉस के नियम से। ये समीकरण 1 है, और समीकरण 1 को हम यहां लिख लेते हैं, फाई नेट इक्वल टू आया है ई गुणे 2 पाई आर एल, समीकरण 1। अब गॉस के नियम से गॉसियन पृष्ठ से गॉस के नियम से गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई नेट इक्वल टू सिग्मा क्यू जो है वो गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है वो है सिग्मा क्यू है गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, और बटे कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट। तो फाई नेट इक्वल टू अच्छा,
गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है, तो हमें पता है कि इस तार की लंबाई कितना है L, और हम ये भी जानते हैं कि तार के एकांक लंबाई पर स्थित आवेश, तार के एकांक लंबाई पर स्थित आवेश कितना है, लैम्डा। तो कितने लंबाई पर हमें निकालना है, हमें L लंबाई पर निकालना है। तो L लंबाई पर स्थित आवेश, तार के L लंबाई पर स्थित आवेश वो कितना है, L इंटू लैम्डा। तो तार के L लंबाई पर स्थित आवेश कितना होगा, L इंटू लैम्डा, और यही है सिग्मा क्यू। तो L इंटू लैम्डा अपान क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया समीकरण 2। अच्छा, समीकरण 1 भी गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल फ्लक्स के बारे में बता रहा है, और समीकरण 2 भी गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल फ्लक्स के बारे में बता रहा है। अब हम समीकरण 1 तथा 2 को बराबर करते हैं, क्योंकि इसका एक पक्ष बराबर है। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, समीकरण 1 है E गुणे 2 पाई RL, और समीकरण 2 है L लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट। लेमडा सॉरी L से L कट गया, E बराबर आएगा लेमडा अपान, ये भाग होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। और यही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। E बराबर लेमडा, ये नीचे जाएगा, ये इधर जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। और यही क्या है, अनंत लंबाई के तार पर यदि एक समान रूप से आवेश वितरित हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है। बस डेरिवेशन हमें यहीं तक करना है। अच्छा, यदि न्यूमेरिकल में इस फार्मूला का यूज करना है तो हम यहाँ पे अंश और हर में 2 से गुणा कर देते हैं। तो E बराबर होगा 2 लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इसे हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बाई R, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को स्मॉल k से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल k 2 लेमडा बाई क्या होगा, R। ये है अनंत लंबाई के तार पर एक समान रूप से वितरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर 2k लेमडा बाई R। तो यदि किसी अनंत लंबाई पर एक समान रूप से आवेश वितरित है तो उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र होगा E अपान लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अच्छा, इस सूत्र से पता चल रहा है कि E का मान लेमडा के अनुक्रमणपाती है तथा E का मान डिस्टेंस R के व्युत्क्रमणपाती है। यदि हम ग्राफ बनाएं, यदि हम E और R और E लेमडा के बीच ग्राफ बनाएं तो ग्राफ इस प्रकार से होगा। क्योंकि E का जो मान है वो लेमडा के क्या है, अनुक्रमणपाती होगा। E का जो मान है वो लेमडा के क्या है, अनुक्रमणपाती। यदि E और लेमडा के बीच ग्राफ बनाया जाए, ये विद्युत क्षेत्र E है और ये है लेमडा, इसके बीच जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार होगा। E अनुक्रमणपाती लेमडा का ये ग्राफ है, और E जो है वो R के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। यदि इसके बीच ग्राफ बनाए E और R के बीच, तो E और R के बीच ग्राफ होगा, ये E है और ये R, E और R के बीच ग्राफ होगा इस प्रकार, क्योंकि E R के व्युत्क्रमानुपाती है और E लेमडा के अनुक्रमणपाती है। तो ये, अब हम इस फार्मूले से संबंधित 1-2 क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इस फार्मूले से संबंधित E बराबर लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R से संबंधित ये एक पहला क्वेश्चन है। कोई अनंत रैखिक आवेश 4 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है।
रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं इसमें दिया क्या है। तो आर का मान दिया है, दूरी दिया है, आर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, आर 4 सेंटीमीटर दिया है। यदि हम इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो 4 गुणे 10 की घात -2 क्या होगा मीटर। आर बराबर 4 गुणे 10 की घात -2 मीटर, ये दूरी हो गया। और विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो 9 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन बटे कूलाम। ये क्या है विद्युत क्षेत्र। हमें निकालना क्या है रैखिक आवेश घनत्व, हमें निकालना है लैम्डा का मान। अच्छा, ये सूत्र यदि हम अप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन काफी टफ हो जाएगा, और यदि ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा। और हम इसी फार्मूले की सहायता से ये वाला फार्मूला बनाए हैं। तो सूत्र है E बराबर K गुणे 2 लेमडा बाई आर। हमें लेमडा का मान निकालना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K गुणे 2 लेमडा अपान क्या होगा ई आर। इम्प्लाइज दैट यदि हमें लेमडा का मान निकालना है तो लेमडा इक्वल टू होगा ई आर बटे 2K। ई का मान कितना दिया है, ई का मान दिया है 9 गुणे 10 की घात 4, आर का मान दिया है 4 गुणे 10 की घात -2 बटे 2, और K का मान होता है, K का जो मान होता है वो होता है 9 गुणे 10 की घात 9। K का मान होगा 9 गुणे 10 की घात 9। तो यदि इसे सॉल्व करें तो लेमडा इक्वल टू आएगा, लेमडा इक्वल टू, अच्छा यहां से 9 से 9 कट जाएगा, 2 2 जा 4, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात -9 हो जाएगा। तो 2 गुणे 10 की घात 4 गुणे 10 की घात -2, और ये ऊपर जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा 10 की घात -2। तो लेमडा इक्वल टू 2 गुणे 10 की घात -2, 10 की घात -9, 10 घात -11 होगा। तो इक्वल टू 2 गुणे 4 में से 11 जाएगा तो -7, तो 10 टू पावर -7, और लेमडा का जो मात्रक होगा वो होगा कूलाम बटे मीटर। ये है लेमडा का मान, 2 गुणे 10 की घात -7 कूलाम बटे मीटर। अब हम इसी फार्मूले से संबंधित एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन एक अनंत धनात्मक रेखीय आवेश के चारों ओर 0.1 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यदि रेखीय आवेश घनत्व 1 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर हो तो इलेक्ट्रॉन की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन एक अनंत धनात्मक रेखीय आवेश के चारों ओर 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यदि रेखीय आवेश घनत्व 1 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर हो तो इलेक्ट्रॉन की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। अच्छा, हम इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या क्या दिया है और क्वेश्चन में क्या कहा है। इसमें क्वेश्चन में ये कहा है एक अनंत लंबाई का तार है, इससे कितना मीटर दूरी पे 0.1 मीटर की दूरी पर, 0.1 मीटर की दूरी पर, और ये जो वायर है इस पे चार्ज कैसे हैं धनात्मक है, इस पे चार्ज धनात्मक है, और ये इनफाइनाइट लेंथ का है। इससे r दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन है और वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। एक अनंत लंबाई का तार है, तार से 0.1 मीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, और यहाँ का जो है
रेखीय आवेश घनत्व का मान दिया गया है और दूरी दिया गया है, दूरी 1 मीटर दिया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्पीड पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन कितने वेग से वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा। हमें वेलोसिटी का मान निकालना है, इलेक्ट्रॉन कितने स्पीड से चक्कर लगाएगा। तो पहले एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक अनंत लंबाई का तार है जिस पर प्लस धनात्मक आवेश है, इससे 0.1 मीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में या वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। यहाँ का रेखीय आवेश घनत्व का मान 1 माइक्रोकूलम प्रति मीटर दिया गया है और इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड या वेग पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड में। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। आर का मान दिया गया है 0.1 मीटर, आर का मान 0.1 मीटर है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का मान है 1 माइक्रोकूलम। माइक्रो को यदि हम कुलाम में, माइक्रो को यदि हम माइक्रोकूलम को कुलाम में बदलेंगे तो 1 × 10⁻⁻⁶ कुलाम बटे क्या होगा, कुलाम बटे मीटर। ये लैम्डा का मान है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा 9.1 × 10⁻31 kg होता है, -31 kg होता है। तो यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E बराबर, सूत्र हमें पता है 2k λ/r, 2k λ/ क्या होता है, r। ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम सबसे पहले ये निकालते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लग रहा है। तो बल का मान होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का मान होगा Fe = Q × E। अच्छा, ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र बराबर F/Q। तो यहाँ से F बराबर क्या होगा, Q × E। तो Fe का मान जो होगा Fe बराबर Q, Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है Q × Fe का मान हम यहाँ से रख सकते हैं 2k λ/r। यह है बल का मान। अच्छा, यही बल जो है, जो विद्युत बल है, यही इलेक्ट्रॉन को प्रदान करेगा आवश्यक अभिकेंद्र बल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा। तो ये ध्यान रहे कि यदि कोई ऑब्जेक्ट या कण, कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है तो वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाने के लिए उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी, और वो अभिकेंद्र बल जो है वो किसी न किसी बल से प्राप्त होगा। यहाँ पे जो अभिकेंद्र बल प्राप्त हो रहा है वो वैद्युत बल से प्राप्त हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और चक्कर लगाने के लिए जो इसे अभिकेंद्र बल का चक्कर लगाने के लिए जो इसे अभिकेंद्र बल मिल रहा है वो वैद्युत बल से मिलेगा। तो वैद्युत बल जो होगा वो अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, और अभिकेंद्र बल का जो सूत्र होता है वो mv²/r होता है। यदि कोई पार्टिकल r रेडियस में v वेलोसिटी से, जिसका मास m है, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, तो अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है Fc = mv²/r। अभिकेंद्र बल का सूत्र कितना होता है, mv²/r। और अभिकेंद्र बल जो है एक प्रकार का पोस्ट है, जो इसकी भूमिका निभाता है हम उसी के बराबर कर देते हैं। तो इसमें अभिकेंद्र बल की भूमिका कौन निभा रहा है, इसमें अभिकेंद्र बल की भूमिका निभा रहा है वैद्युत बल। तो वैद्युत बल के हम बराबर कर देंगे। इतना दिया गया है, पहले इतना देख लें। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्योंकि या चूंकि इलेक्ट्रॉन तार के चारों तरफ चूंकि इलेक्ट्रॉन तार के चारों तरफ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, अतः इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल
अभिकेंद्र बल वैद्युत बल से प्राप्त होगा, वैद्युत बल से प्राप्त होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन तार के चारों तरफ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल वैद्युत बल से प्राप्त होगा। तो हम अभिकेंद्र बल को वैद्युत बल के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एफ सी, एफ माने फोर्स, सी माने होता है सेंट्रीपिटल, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो एफ सी इक्वल टू क्या होगा, एफ ई। तो एफ सी का जो सूत्र होता है वो होता है एम वी स्क्वायर अपान आर, और एफ ई का मान हम वहां पे निकाल चुके हैं, क्यू गुणे 2k लेमडा अपान क्या है, अपान है आर। तो आर से आर कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, वी स्क्वायर बराबर होगा क्यू गुणे 2k लेमडा अपान क्या होगा, अपान होगा यम। वी स्क्वायर बराबर क्यू गुणे 2k लेमडा अपान यम। अब हम सबका मान रख के वी का मान निकाल लेते हैं। तो वी बराबर होगा, अच्छा ये स्क्वायर है उधर जाएगा, सब रूट में हो जाएगा, रूट में होगा क्यू गुणे 2k लेमडा अपान क्या होगा यम। तो v इक्वल टू अंडर रूट, क्यू का मान है 1.6 गुणे 10 की घात -19, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है 2, और k का मान हमें पता है 9 गुणे 10 की घात 9, लेमडा का मान दिया है 1 माइक्रोकुलाम, 1 गुणे 10 की घात -6 अपान यम का मान 9.1 गुणे 10 की घात -31। यदि हम इसे सॉल्व करें तो इसका मान आएगा 5.6 गुणे 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकेंड। सॉल्व करने पर जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी वो कितना होगा, 5.6 गुणे 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकेंड। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो बोर्ड वगैरह में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वाले टॉपिक की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।